एक समय की बात है। विष्णुपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। गांव में दो भाई रहा करते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो और उसकी पत्नी बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। और उधर उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था। माता पहले ही गुजर चुकी थी और पिता के बिस्तर पर पड़ते ही रमेश और उसकी पत्नी शहर में रहने चले गए और बीमार पिता की जिम्मेदारी छोटे भाई पर छोड़ दी। सुरेश बहुत ही मेहनती और संतोषी व्यक्ति था। वह अपने गांव की जमीन पर ही सारा दिन मजदूरी करता ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। सुनो, पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। हाँ सुनीता, मुझे याद है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दवा खरीदूं। तो अब हम क्या करेंगे? आप एक काम करो, भैया के पास खबर भेजवा दो कि वो पिताजी की दवाइयाँ भिजवा दे। आखिर पिताजी उनकी भी जिम्मेवारी है। बड़े भाई रमेश ने शहर में बसने के लिए पिता का आधा से अधिक धन ले लिया था और कभी-कभी गांव अपने पिता से मिलने आया करता था। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि कल हम गांव पिताजी से मिलने चले जाए। क्यों? अभी पिछले महीने ही तो हम उनसे मिलने गए थे। फिर जाएंगे तो खर्च बढ़ जाएगा और वो लोग कोई न कोई और खर्च बता देंगे। अरे वो सब थोड़े बहुत तो खर्च करने ही होंगे। पिताजी को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी देखभाल सिर्फ सुरेश और उसकी पत्नी कर रहे हैं। इसलिए हमें भी समय समय पर मिलने जाना चाहिए। अभी पूरा बंटवारा भी नहीं हुआ है और कहीं पिताजी सारी जमीन सुरेश के नाम न कर दे। और मैंने सुना है कि सुरेश की गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है। चलो जरा देख कर आते हैं और थोड़ा बहुत लेकर भी आएंगे। ये तो आप ठीक बोल रहे हो। ठीक है, फिर कल ही हम गांव चलते हैं। रमेश इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की लालच भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था, उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई सुरेश की जमीन पर थी। दूसरे दिन रमेश और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल जाते हैं। अरे रमेश बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद नजर आए। राम राम काका। मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताइए, क्या हालचाल है गांव की? सब कुछ बहुत अच्छा है बेटा, और इस बार तो हम सबकी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। सुरेश की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अरे सुनो, घर तो पीछे निकल गया। हम खेत तक क्यों जा रहे हैं? गौरी, चलो पहले खेत पर चल के फसल ही देख लिया जाए। कैसे हो सुरेश? अरे भैया, अचानक आ गए। हाँ भाई, मैंने सोचा पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई होगी, तो बस वही लेकर आ गया। पिताजी कैसे हैं? क्यों देवर जी, हमें अचानक यहाँ देखकर आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देवर जी, गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो बहुत मुनाफा होगा। अरे भाभी, ये सब बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहले घर चलो। सब घर पहुंचते हैं। सुनीता उनकी खातिरदारी करती है। पिताजी कैसे हैं? देखिए, मैं आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ। अगली सुबह क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और वो आदमी कौन था? सुनो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी सोहन काका ये खबर लेकर आए हैं। आप मेरे साथ जल्दी मेरे घर चलो। लेकिन सुनीता, यहाँ पिताजी को कौन संभालेगा?
और हमारी फसल की कटाई भी करनी है। फसल बिल्कुल तैयार है। और अगर बारिश हो गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक काम करो, तुम अकेले ही अपने घर चली जाओ। दूर खड़े सुरेश के भाई भाभी ये सब सुन रहे थे और रमेश तुरंत बोलता है। अरे सुरेश, तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों हैं ना ये पिताजी के पास। कुछ दिन हम दोनों को भी पिताजी की सेवा का मौका दो। और रही फसल की बात तो तुम चिंता मत करो, मैं फसल की कटाई करवा दूंगा। तुम बेफिक्र होकर सुनीता को लेकर उसके घर ले जाओ। ठीक है भैया, आप लोगों पिताजी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुरेश और सुनीता तुरंत निकल जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? भाला इस बुड्ढे का ख्याल कौन रखेगा? मुझसे तो उम्मीद भी मत रखना। अरे गौरी, तुम भी ना कुछ नहीं समझती हो। मैं तो इस समय का इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, सुरेश की फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आज ही सारी फसल कटवा कर बेच दूंगा। और फसल बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ सुरेश को दे दूंगा। आपने तो बहुत दूर की सोच ली। ठीक है, अब जल्दी खेत पर जाओ और फसल की कटाई करवाओ। सुरेश पहले गांव के लोगों से मिलता है और फसल का भाव पता करता है। फिर सारी फसल कटवाकर उसे बेच देता है। गौरी, तुम्हें पता है मैंने पूरे 25,000 की फसल बेची। सोचो, हमें तो इतने सालों से पता ही नहीं था कि सुरेश भैया फसल बेचकर इतने पैसे कमाते हैं। सुनो, भी सारे पैसे उन्हें मत दे देना। नहीं नहीं, मैं भला उसे सारे पैसे क्यों दूंगा? इतने सालों से सारा मुनाफा तो सुरेश ही रख रहा था ना। 2 दिनों बाद जब सुरेश घर आता है तो रमेश उससे सिर्फ 5,000 रुपए देता है। ये लो भाई, तुम्हारे फसल की कीमत। पर भैया, ये तो बहुत कम है। मेरी फसल की कीमत तो कम से कम 25-30 हजार की थी। लगता है भैया आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। आप मुझे बताओ, आपने किसे फसल बेची? मैं अभी उससे जाकर बात करता हूं। सुरेश, मैंने फसल 25,000 में ही बेची है। फिर भैया आप मुझे इतने कम रुपए क्यों दे रहे हो? भाई, हर बार तो तू ही फसल के सारे पैसा रखता। मैंने कभी तुझसे अपना हिस्सा नहीं मांगा। भैया सेठ, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इस फसल की कमाई से ही मैं साल भर का खर्च चलाता हूं और पिताजी की दवाइयां भी लेनी होती हैं। भैया आप ऐसा मत कीजिए। सुरेश, जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत है। और हां, मैंने पिताजी से बात करके बंटवारा करवा लिया है। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने बंटवारा करवा लिया, लेकिन क्यों? और वो भी तब जब मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था। हाँ भाई, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं यहाँ बार बार आऊं। और हाँ, मैंने ये बंटवारा सरपंच काका के सामने ही करवाया है। तो आज से पूरब दिशा की खेत तुम्हारी है। पर भैया, वो जमीन तो उतनी उपजाऊ नहीं है। भला मैं वो खेत लेकर क्या करूंगा? सुरेश, मैं इस घर में कोई हिस्सा भी तो नहीं ले रहा हूं। तो अच्छी जमीन तो मैं लूंगा ना। तुम इस घर में आराम से रहो और पिताजी से मिलने हम लोग आते रहेंगे। और तुम उनकी दवाइयों की भी चिंता मत करना। मैं समय पर दवाइयां भिजवा दूंगा या फिर खुद लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, मैंने पश्चिम वाली जमीन भोला को दी है खेती करने के लिए। हाँ, ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। पिताजी का ख्याल रखना। इतना बोलकर रमेश और उसकी पत्नी घर से निकल जाते हैं। अब मुझे सारा खेल समझ आया। वही तो मैं बोलूं कि तुम्हारे भैया ने इतने प्यार से हमें मेरे घर जाने को क्यों कहा। वैसे तुमने उन लोगों को ऐसे कैसे जाने दिया? क्या तुम्हें उनकी सारी बातें मंजूर है? और वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पिताजी से बात कर ली? क्या उन्हें पता नहीं कि पिताजी तो पिछले 1 महीने से कुछ बोलते ही नहीं? सुनीता, मैं भी वही सोच रहा हूं कि क्या सच में पिताजी ने बात की? तो अब पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोल रहे? तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तुम्हें अब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे भोले और सीधे होने का फायदा उठाया है। सुनीता, मुझे तो बस इस बात से संतोष है कि भैया पिताजी को अपने साथ नहीं ले गए। पिताजी मेरे पास हैं,
तो मैं उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दूंगा। यानी कि तुम्हें उनके इस बेईमानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हे भगवान, किस बुद्धू राम को मेरे गले बांध दिया। अगली सुबह सुरेश एक नई उम्मीद के साथ अपने खेत के लिए निकल जाता है। खेत की हालत देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। इस खेत की जमीन की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी मेहनत से इस खेत को भी सोना बना दूंगा। सुरेश जोर शोर से खेत में लग जाता है। तभी गांव के सरपंच उधर से निकल रहे थे। अरे सुरेश, तुम इस बंजर जमीन पर क्या कर रहे हो? सरपंच की बात सुनकर सुरेश को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है। सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपके सामने ही ना रमेश भैया ने हमारा बंटवारा करवाया और मेरे हिस्से में ये खेत दे दी। ये तुम क्या बोल रहे हो सुरेश? मैं तो रमेश से मिला भी नहीं। लगता है उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा लिया और तुम्हें ये बंजर जमीन दे दी। अगर तुम चाहो तो पंचायत में शिकायत कर सकते हो। नहीं सरपंच जी, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे साथ रमेश ने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी लगन और मेहनत से इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दोगे। ठीक है, मैं चलता हूं। और हाँ, अगर कोई मदद चाहिए तो मेरे पास जरूर आना। यानी कि सुनीता बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि भैया ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं ये बात सुनीता को नहीं बताऊंगा। सुनो, घर में अब बहुत थोड़ा ही अनाज बचा है। भला अब हम क्या करेंगे और कब तक तुम उस खेत में अपना समय बर्बाद करोगे? मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ और काम कर लो, वरना खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ सुनीता, तुम ठीक बोल रही हो। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे भी खेत के लिए अच्छी खाद और बीज चाहिए। ये सब कैसे होगा? मैं कल से खेत के काम के साथ साथ कहीं मजदूरी का काम भी शुरू कर देता हूँ। अगली सुबह सुरेश दोपहर तक खेत पर काम करता है और फिर बाजार पर सेठों की दुकान पर मजदूरी करके रोज कुछ पैसा कमाता है, जिससे रोज की दाल रोटी का सामान आ सके। ऐसे ही कुछ समय निकल जाते हैं और कुछ महीने बाद सुरेश की मेहनत रंग लाती हैं और उसके खेत में अच्छे खासे फसल लहलहाने लगते हैं। देखा सुनीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को भी सोना बना दूंगा। हाँ जी, आपकी सच्ची लगन और मेहनत रंग लाई। सुरेश को यह देख बहुत खुशी होती हैं और गांव वाले भी उसकी मेहनत की दाद देते हैं। सुरेश, तुम्हारे सच्चे लगन और मेहनत के आगे ये खेत भी हार गया और आज इतनी अच्छी फसल तैयार हो गई। सुरेश अपनी सब्जियों को बाजार में अच्छे दाम पर बेचता है और उसकी घर के हालत ठीक होने लगते हैं। सुनीता भी उसकी मेहनत देख बहुत खुश रहने लगती हैं और उनका जीवन सुखमय बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद रमेश फिर गांव आता है और अपनी उपजाऊ जमीन की बंजर हालत देख हैरान हो जाता है और गुस्से में भोला के घर की ओर निकल जाता है। क्या भोला भाई, मैंने कितने भरोसे से तुम्हें अपनी जमीन खेती के लिए दी थी, लेकिन तुमने तो उससे बर्बाद कर दिया। अरे रमेश भाई, मैं आपको क्या बताऊं। भाई, मैं तो खुद 3 महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। बहुत मुश्किल से अब हालत में सुधार हुई है। ऐसी बात थी तो तुम्हें मेरे पास खबर तो भेजना था। बहुत उदास मन से रमेश वहां से निकलता है। सुनो, चलो जरा देवा जी के खेत को देख लिया जाए। आते वक्त गांव के लोगों से उनकी बड़ी तारीफ सुनी मैंने। क्या सच में? ठीक है, चलो देखते हैं।
सुरेश खेत का नजारा देख दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। सभी सही कह रहे थे कि सुरेश ने अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं। सुरेश, ओ भाई सुरेश, कहाँ हो तुम? अरे, लगता है घर में कोई नहीं है। लेकिन पिताजी को अकेले छोड़कर वो दोनों गए कहाँ? तभी रमेश के पिताजी अचानक कुछ बोलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उनके पास तुरंत जाते हैं। रमेश के पिताजी उन्हें कुछ बताते हैं और बोलते बोलते उनके प्राण निकल जाते हैं। गौरी, पिताजी तो अब नहीं रहे। वो सब छोड़ो, ये क्या बोल रहे थे कि घर में सोने के सिक्कों से भरे 4-4 मटके हैं, लेकिन कहाँ हैं? हम उन दोनों के रहते हुए घर में मटकों को कैसे ढूंढेंगे? तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। रमेश और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे लगता है काका अब नहीं रहे। रमेश बेटा मत रो, अच्छा हुआ काका चल बसे, बेचारे बहुत कष्ट में थे। लेकिन सुरेश कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम भैया, मैं तो बस अभी ही शहर से आया था और देखा कि घर में कोई नहीं है और पिताजी हम सबको छोड़कर जा चुके थे। मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाया और पता नहीं पिताजी को इस हालत में छोड़ वो दोनों कहाँ घूम रहे। तभी सुरेश और सुनीता दोनों आ जाते हैं और ये सब देख हैरान हो जाते हैं। भैया क्या हुआ? आप क्यों रो रहे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए? अगर तुम लोग उनकी देखरेख नहीं कर सकते थे तो मुझे बोल देते, मैं उनको अपने साथ शहर ले जाता। ये आप क्या बोल रहे भैया? पिताजी नहीं रहे? सुरेश भी पिता की गम में बहुत रोता है। दोनों भाई मिलकर पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और घर लौटते ही रमेश सुरेश से बोलता है। अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। तुम लोग उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ घूम रहे थे? भैया हम घूमने नहीं गए थे, वो तो अचानक सुनीता की तबीयत खराब हो गई थी तो हम डॉक्टर के पास गए थे और हम मुकेश काका को पिताजी के पास छोड़कर गए थे। सुनो, अब तुम दोनों बातें मत बनाओ और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भैया हम कहाँ जाएंगे? तुम दोनों गांव के बाहर जो हमारी झोपड़ी है वहां रह सकते हो, जहां अक्सर पिताजी जाया करते थे। लेकिन भैया वहां तो कोई नहीं आता जाता, भला हम वहां कैसे रहेंगे? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। ये सब सुन सुनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले, सुरेश सुनीता को लेकर वहां से निकल जाता है। अरे, दोनों तो बड़ी आसानी से घर छोड़कर चले गए। चलो अब हम सोने के सिक्के ढूंढते हैं। दोनों लालची पति पत्नी पूरे घर में सिक्के ढूंढते हैं। इधर सुरेश और सुनीता बड़े उदास मन से गांव छोड़कर जा रहे थे और तभी अरे मुकेश काका, आप पिताजी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं जब तुम्हारे पिताजी के पास था तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी काकी सीढ़ियों से गिर गई है और मैं जल्दबाजी में वहां से निकल गया। मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं काका, शायद हमारे साथ ये सब होना था। लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? काका, रमेश भैया ने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हम गांव से बाहर वाली झोपड़ी में जा रहे। भला उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? और उस सुनसान झोपड़ी में तुम लोग कैसे रहोगे? वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। पता नहीं काका, अच्छा हम चलते हैं। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी सिक्के ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। अरे, आखिर पिताजी ने वो मटके कहाँ छुपाए होंगे? हम भी कितने बुद्धू हैं। अगर वो सामने होते तो क्या सुरेश और सुनीता को नहीं दिखते? जरूर वो जमीन के नीचे गड़े होंगे। हाँ हाँ, शायद तुम ठीक बोल रही हो। रुको, मैं कुदाल लेकर आता हूँ। दोनों मिलकर पूरा घर कोड़ डालते हैं, लेकिन सिक्के कहीं नहीं मिलते।
इधर सुरेश और सुनीता झोपड़ी में पहुंचते हैं। सुनीता, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे? तुमने एक बार भी मेरे फैसले का विरोध नहीं किया। मेरे एक बार बोलने पर ही तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहने चली आईं। मैंने एक बार तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाकर गलती कर चुकी है, अब फिर से वो गलती नहीं कर सकती। मुझे तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। लेकिन सुनीता, मैं अब अंदर से टूट चुका हूं। मुझे एक ही बात बार बार सता रही है कि कहीं सच में हमारी लापरवाही के वजह से तो पिताजी की जान नहीं चली गई। तुम ना कुछ ज्यादा सोच रहे हो। इतना मत सोचो और अंदर चलो। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं। सुरेश बेटा, माफ करना, मैं तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। बेटा दरअसल में गांव से बाहर गया हुआ था और गांव जैसे ही आया मुकेश ने मुझे सब कुछ बताया। काका, अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। सब बात ही कर रहे थे कि सुनीता की आवाज आती है, सुनो, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। सब जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये इतने सारे सोने के सिक्के देखो, 4-4 मटके सोने के सिक्कों से भरा है। सब सिक्कों को देखते रह जाते हैं। सुरेश, भगवान से बड़ा कोई नहीं। देख, उन्हें भी तेरे साथ हुए अन्याय देखे नहीं गए और तुम दोनों ने अपने पिता की भी कितनी सेवा की थी, उन्हीं सबका ये फल है। सारी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और रमेश को भी ये बात पता चलती है। मैंने सिर्फ सुना था कि लालच का फल बुरा होता है, लेकिन आज देख भी लिया मेरे लालच ने मुझे कितना गिरा दिया। एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और वो हमेशा गुड्डू से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता रहता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात के झगड़ा कर रहा था कि तभी वहां पर हरिया आ गया। मेरी समझ में नहीं आता बबलू, आखिर तुम्हें गुड्डू से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर गुड्डू से झगड़ा करते रहते हो। हाँ, आप तो गुड्डू का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं गुड्डू से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप गुड्डू को हमेशा से उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा गुड्डू का ही पक्ष लेते हो। आप गुड्डू की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और पिता की बहस को गुड्डू काफी देर से सुन रहा था। वह बबलू की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, समझा। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह कर लिया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं हो। बस बहुत हो गया बबलू, अब मुझे यह बताओ कि आखिर तुम गुड्डू से झगड़ा क्यों कर रहे थे। हमारे गांव की जमीन पर गुड्डू मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई काम काज करते नहीं हो, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, गुड्डू ही परिवार का खर्च उठाता है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ। पिताजी, वो जमीन मेरी है, मैं उस जमीन पर गुड्डू को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर बबलू क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और गुड्डू अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, अब आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूँ? उनको कितना बुरा लगा होगा। तुम वाकई बहुत भोले हो गुड्डू। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। वो मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं है पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया 5वीं कक्षा में थे,
भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर मुझे विद्यालय ले जाया करते थे। मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर हरिया ने गुड्डू को गले से लगा लिया। उधर बबलू क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति रोशन के पास पहुंच गया। रोशन एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर हरिया से बहुत जलता था। वो काफी वर्षों से बबलू के कान भर रहा था। बबलू को अपनी तरफ आते देख रोशन मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है बबलू, लगता है अपने छोटे भाई गुड्डू से फिर से झगड़ा करके आए हो तुम। अब तो हद पार हो गई है रोशन चाचा। आज तो मेरे पिताजी ने ये तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी गुड्डू ही उठाता है, मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम गुड्डू के टुकड़ों पर ही पल रहे हो, तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा रोशन चाचा, मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे ऐसी गलती मत करना बबलू, अगर तुमने ऐसा किया तो गुड्डू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। समझो, वो तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, हरिया की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वो गुड्डू। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी माँ से विवाह किया था भाई। आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वो हरिया के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी और इसी चिंता में वो स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुड्डू की माँ से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है। तो फिर आप ही बताइए रोशन चाचा कि मैं क्या करूं? हरिया के जो वकील हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरिया अपने वकील के पास वसीयत बनवाने के लिए गए हुए थे। ये बात मुझे वकील ने ही बताई। और जानते हो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है? किसके नाम रोशन चाचा? उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुड्डू के नाम कर दी है भैया। ये बात मुझे उनके वकील ने ही बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछताछ कर सकते हो। अगर ऐसी बात है रोशन चाचा तो फिर मैं गुड्डू को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। मेरे पास एक और उपाय भी है। कैसा उपाय रोशन चाचा? मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा। पर इस बात का पता हरिया को कभी नहीं चल पाएगा। जब हरिया इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम गुड्डू को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे, मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वो वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहाँ पर रोशन की बेटी उषा आकर बोली, पिताजी आपको माँ बुला रही हैं। रोशन उषा की बात सुनकर वहाँ से चला गया। उषा बबलू की ओर प्यार से देखने लगी। दरअसल उषा और बबलू एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। तुम एक काम करो, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम कर लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं उषा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ही बताओ ना बबलू, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो? और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू का है। उषा की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर क्रोध आ गया और अगले दिन वह रोशन के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। रोशन का फोन आ गया था बबलू कि तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम पलट दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 20% हिस्सा चाहिए। 20%? कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। अब देखो बबलू, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 20% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और ये बात उन्होंने तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से छुपा रखी है।
उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 3 दिन के मेहमान हैं। रोशन बड़ी चालाकी से बबलू की ओर देखकर बोला, ये सोचने का समय नहीं है बबलू। इस वकील के मुंह पर 20% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे ही मर जाएगा। रोशन की बात सुनकर बबलू बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ, ठीक है? वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी। बबलू अंगूठा लगाकर रोशन के साथ लौट आया और 3 या 4 दिन के बाद अचानक हरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए कि तभी वो वकील वहां पर आ गया। गुड्डू, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूँ। मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। ये बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। देखो, ये मेरी मजबूरी है गुड्डू। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया, मगर गुड्डू को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता है। हरिया का अंतिम संस्कार बबलू ने किया। शाम के वक्त गुड्डू रोता हुआ जब घर पर आया तो बबलू क्रोधित होकर गुड्डू से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है गुड्डू। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे संसार में सिर्फ पिताजी थे जो अब चले गए, तो कृपा करके तुम भी यहाँ से चले जाओ। ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिए। मैं सारा जीवन उसी जगह में रहकर बिता लूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। गुड्डू रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन बबलू ने उषा से धूमधाम से विवाह कर लिया। गुड्डू 2 दिन तक भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा कि तभी उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। गुड्डू वहां पर चला गया। वह व्यक्ति गुड्डू की ओर देखकर बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम हरिया के ही पुत्र हो ना? हाँ। अब मेरा नाम सुखिया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बबलू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। अरे आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। इस घर को और इस खेत को देख रहे हो? ये घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम सब तो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से उसी घर में गुड्डू रहने लगा। वह दिन भर खेतों से मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर बबलू एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर पर लौटता है तो उसने देखा कि रोशन और उसकी पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। बबलू चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगा। पिताजी, आपके कहने पर मैंने उस बबलू से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम भी कर दी है। अब मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। चिंता मत कर बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। इस संपत्ति को हड़पने के लिए बरसों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। मैं तो ये उपाय सोच रहा हूँ कि बबलू को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। यह सुनकर बबलू बुरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गया और क्रोधित होकर सीधा रोशन के सामने आकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोशन। तो इसका मतलब पिताजी सही कहते थे। तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरते रहते थे। और उषा, तुम तो मेरी पत्नी हो। काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह किया है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। ये घर मेरा है नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहाँ पर अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली थी। उसी वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था।
रोशन और उसकी पत्नी उषा ने बबलू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। नंदी पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों तक बबलू ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रह रहा था। अपने भाई को देखकर गुड्डू दौड़ता हुआ बबलू के पास पहुंच गया। अरे भैया, आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? बबलू ने रोते हुए सारी घटना अपने भाई गुड्डू को बता दी। चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया गुड्डू, और तुम? नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि आपके खिलाफ मेरे कोई कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से हरिया का वकील निकलकर बाहर आ गया और बबलू और गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिताजी की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। रोशन ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझसे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और रोशन दोनों ने उठाया। ऐसा नहीं है बबलू। दरअसल हरिया जी ने तुम दोनों को अपनी आधी संपत्ति नाम की थी। आधी संपत्ति का वारिस गुड्डू आज भी है। रोशन ने सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। बबलू और गुड्डू वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जीत तो चाहता है वकील कि तुम्हें भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे कहीं बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस रोशन के घर के लिए निकल गई। पकड़ लो हवलदार ने। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? अरे क्या गुंडागर्दी है भाई? गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कैसी होती है। थाने ले चलो इन दोनों को। अरे साहब बताइए तो सही, क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले दे के रफा दफा करते हैं ना। इतनी तकलीफ ना लीजिए आप। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? रुक तू, तेरे पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि देखते हैं कि कैसे बाहर निकलता है। अरे रुक तू। पापा ये सब क्या हो रहा है? और मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? मैं बताऊं कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना तुम लोगों की जिंदगी। वकील जी, आपने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी बारी। जाओ, अब निकलो यहाँ से। सही कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? मैंने कुछ नहीं बोला। रे चलो, अब सारी बातें यही करनी है क्या देवी? कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो। अरे ले चलो इन्हें। मेरे लिए फीमेल कांस्टेबल लाओ पहले, फिर यहाँ आना। उसका भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है हेडक्वार्टर में। अब तो चल सकती हो ना? ले चलो इन्हें। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रोशन और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बबलू और गुड्डू सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से रहने लगे।